सौभाग्य की एक बात यह कि ये जो पाकिस्तान के नेता मौलाना फजलुर रहमान आसिम मुनीर को याद दिला रहे हैं कि 1971 में भी सेना डींगे हाँक रही थी, लेकिन फिर अगले ही दिन सरेंडर करके बैठ गई थी इंडिया के सामने। वो असल में वहां की सेना की सबसे दुखती रग छेड़ रहे हैं। लेकिन हमें भी याद रखना चाहिए और हर पीढ़ी को बताना चाहिए कि उस दिन भारत की सेना ने ऐसा क्या किया था जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये तो सब जानते ही हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना का सरेंडर करवा दिया था 16 दिसंबर 1971 को। लेकिन 15 दिसंबर को पाकिस्तान के शासक यहिया खान क्या भाषण दे रहे थे और 15 और 16 के बीच ऐसा क्या हो गया था। 1971 की उस ठंडी दिसंबर की रात को पूरा पूर्वी पाकिस्तान घिरा हुआ था। जो अब बांग्लादेश है वो तब तक पूर्वी पाकिस्तान था। चारों तरफ से भारतीय फौज ढाका की तरफ बढ़ रही थी। ढाका शहर के चारों ओर जाल सा बिछ चुका था। और ठीक उसी समय सिर्फ एक दिन पहले 15 दिसंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहिया खान क्या कह रहे थे। वो दावा कर रहे थे कि हम अंत तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक जंग जारी रहेगी, अंतिम सीमा तक प्रतिरोध करेंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रही थी, जबकि उनको तो पता ही होगा कि उनकी फौज तो तब तक टूट चुकी थी। तो कहानी यह थी कि यहिया खान की नजर टिकी हुई थी यूएन पर, यूनाइटेड नेशंस पर, संयुक्त राष्ट्र पर। उनको भरोसा था कि संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम करा देगा, एक सीज फायर थमा देगा, एक संघर्ष विराम व्यवस्थित कर देगा। और यह पाकिस्तान की पुरानी चाल रही है कि जब दिखे कि हार होने वाली है तो दुनिया में हल्ला मचा दो या दुनिया को डरा दो और कोई ना कोई आकर सीज फायर करवा ही देगा। और जब सीज फायर हो जाए तो फिर चौड़े होकर सारी दुनिया में गाते रहो कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। यही पाकिस्तान ने उस टाइम भी किया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 104 देशों ने, जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र की 104 देशों ने युद्ध रोकने का प्रस्ताव पास कर दिया था, क्योंकि अमेरिका और चीन पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। लेकिन भारत ने उससे पहले ही अगस्त में ही सोवियत संघ, जो सोवियत संघ था रूस की अगुवाई वाला, उसके साथ संधि कर ली थी। तो यूएन में सोवियत संघ सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगा देता था प्रस्ताव पर। जनरल असेंबली में तो प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में यूएसएसआर, सोवियत संघ, भारत की तरफ से वीटो लगा देता था भारत के पक्ष में। लेकिन सोवियत संघ भी संकेत दे रहा था कि बार बार वीटो नहीं लगा पाएगा वो, इसलिए भारत समझ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने वाला है। 14 दिसंबर को ही यहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के जनरल नियाजी और पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर मलिक को संदेश भेजा था कि आगे ज्यादा दिन तक सामना करना मुश्किल होता जाएगा, तो लड़ाई रोकने के उपाय करो और जिंदगियां बचाओ। और उन्होंने यूएन से भी अपील कर दी थी कि भारत को रोको और पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। लेकिन अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए नियाजी और जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन में चिल्ला रहे थे कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, 1000 साल तक जंग जारी रखेंगे। भुट्टो तो सुरक्षा परिषद से बाहर भी चले गए, कागज फाड़ कर, पूरा ड्रामा हो गया था। यहिया की योजना साफ थी कि यूएन का युद्ध विराम आ जाएगा तो फौज सम्मान के साथ वहां से निकल जाएगी। घिर तो चुके ही थे, अब युद्ध विराम हो जाता तो भारत ने जितनी भी बढ़त बनाई थी उस पर पानी फिर जाता। 16 दिसंबर की सुबह भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ ने उस समय जो ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे मेजर जनरल JFR जेकब, उनको फोन किया और कहा कि भाई जेक, जाओ ढाका और सरेंडर करवा लो, क्योंकि ये मैसेज दिख रहा था कि दबाव बढ़ेगा, सीज फायर ना हो जाए, उससे पहले सरेंडर करवा लो। जनरल जेकब ने पूछा कि किन शर्तों पर, किस ड्राफ्ट पर सरेंडर कराना है, क्योंकि एक ड्राफ्ट पहले बनाया तो था सेना ने, लेकिन उसका अप्रूवल आता है सरकार वगैरह से, या सब कुछ पूरा सरकार और सेना के बीच, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत के बाद ही तो तय होगा कि सरेंडर का ड्राफ्ट क्या होगा। तो किस पे सरेंडर कराना है, पहले वाले ड्राफ्ट पर, क्या उसका अप्रूवल आ गया? जनरल मानेकशॉ ने जवाब दिया कि आप जानते हो क्या करना, बस जाओ। यानी कोई जवाब नहीं दिया, यानी सरेंडर के ड्राफ्ट की मंजूरी थी या नहीं थी
ये सब जनरल जेएफआर जेकब को उस टाइम कुछ नहीं पता था। ये पता था कि एक ड्राफ्ट था सरेंडर का जो पहले से तैयार किया गया था, और उसी को लेकर वो चले गए। वो उसको लेकर जनरल जेकब हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंच गए, कोई हथियार नहीं लेकर गए। साथ में उनके सिर्फ एक स्टाफ ऑफिसर था और अपना पाइप था जिसमें वो तंबाकू डालकर पीते थे। पाकिस्तान के जनरल नियाजी सोच रहे थे कि युद्ध विराम की बात करने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में यहिया खान भी सोच रहे थे कि ढाका में युद्ध विराम की बात होने वाली है, सीज फायर की बात होने वाली है, और बात होगी कि दोनों फौजें कैसे अपने अपनी सीमा में वापस जाएं। नियाजी भी यूएन के जरिए सम्मानजनक समझौते की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन जनरल जेकब पहुंचे तो उन्होंने ड्राफ्ट निकाला और आत्मसमर्पण की शर्तें पढ़नी शुरू कर दी उनके सामने। साहब, आप सरेंडर इन शर्तों पे करोगे। नियाजी का दिमाग घूम गया कि ये इंडिया क्या कह रहा है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो। हमने तो सिर्फ युद्ध विराम की बात की थी। अब उनके अफसर जो थे वो भी विरोध करने लगे वहां। तो जनरल जेकब ने जनरल नियाजी को एक तरफ बुलाया, अपने अफसरों से दूर बुलाया, और उनको अलग ले जाकर साफ कह दिया कि देखो भाई, ऐसा है, हम तुमको चारों तरफ से घेर चुके हैं। बंगाल के मुक्ति बाहिनी के योद्धा ढाका में फैल चुके हैं। मुक्ति बाहिनी के योद्धा थे जो वो लड़ाके थे, उनमें ज्यादातर लड़ाके कौन से थे? पाकिस्तान की सेना के वो बंगाली सैनिक थे जिन्होंने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बगावत कर दी थी और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत की सेना के साथ लड़ रहे थे। वो मुक्ति बाहिनी के लड़ाके थे। तो जनरल जेकब ने कहा कि भाई, अगर आत्मसमर्पण कर दोगे, अगर सरेंडर कर दोगे, तब तो हम तुम्हारी और तुम्हारे सैनिकों की और सैनिकों के परिवारों की सुरक्षा की फिर गारंटी भी देंगे। अगर नहीं करोगे तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये लड़ाके यहां पर हैं, हम भी ऊपर से एयरफोर्स से हमला शुरू कर देंगे और ये बंगाल के लोग और ये मुक्ति बाहिनी के लड़ाके कहीं तुम सब लोगों को पकड़ पकड़ कर मार न डालें, तुम्हारे परिवारों को के तुम्हारे घरों में न घुस जाए, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा उस टाइम पर। तो 30 मिनट का टाइम है, सोच लो सरेंडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं बाहर जा रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, अब कमरा बंद है, आप सोच लो। और जनरल जेएफआर जेकब बाहर आ गए कमरे से, अपना पाइप लेकर आए थे, पाइप सुलगाया, तंबाकू डाला, पाइप सुलगाया, 30 मिनट वेट किया। 30 मिनट बाद फिर कमरे में गए और 3 बार पूछा। वो तय करके गए थे, ये सब उन्होंने बाद में बताया है, सारा किताब भी लिखी है। 3 बार उन्होंने पूछा, क्या सरेंडर स्वीकार करते हो, क्या सरेंडर स्वीकार करते हो, क्या सरेंडर स्वीकार करते हो। नियाजी चुप। जनरल जेकब ने सरेंडर का कागज उठाया और कहा कि भाई, चुप होने का मतलब हम ये मान रहे हैं कि आपने स्वीकार कर लिया। जनरल जेकब बताते थे बाद में कि उन्होंने जनरल नियाजी की आंखों में उस टाइम आंसू देखे और तब जनरल जेकब ने और जोर लगाया कि आत्मसमर्पण जनता के सामने होगा, रेस कोर्स के मैदान पर होगा ढाका में, और पाकिस्तान की फौज गार्ड ऑफ ऑनर देगी भारतीय फौज को। उस समय भारतीय फौज ढाका शहर के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में नहीं थी। मेजर जनरल नागरा की टुकड़ियां ढाका के बाहरी इलाके में थी, मीरपुर ब्रिज के पास, वहां पहुंच चुकी थी। करीब 2-3 हजार भारतीय सैनिक आसपास थे, जबकि जनरल नियाजी के पास ढाका में 26 से 30 हजार सैनिक थे। मतलब वो 26 हजार से भी ज्यादा थे। बाकी भारतीय फौज चारों तरफ से आ रही थी, लेकिन शहर में बड़ी तादाद में नहीं घुसी थी। फिर भी नियाजी घिरे हुए थे, क्योंकि आसमान में भारतीय विमानों ने कब्जा कर लिया था, रसद बंद हो चुकी थी, मुक्ति बाहिनी सक्रिय थी, लड़ाके ढाका में फैले हुए थे और लड़ना मुश्किल लग रहा था नियाजी को। ऊपर से जनरल जेकब ने यह डरा दिया कि भाई, अगर नहीं कर रहे सरेंडर तो फिर ये देखेंगे तुम बंगाली लोग, तुमको देखेंगे, तुम यहां से निकलोगे कैसे, तुम जानो। जनरल जेकब ये मौका ताड़ गए थे। उन्होंने शर्तें ऐसे तय की कि जैसे जनरल नियाजी को लगे कि ये तो सारा अप्रूवल उनको दिल्ली से मिला हुआ है, जबकि वो सब वहां ऑन ग्राउंड तय कर रहे थे, वो तो ड्राफ्ट लेकर आए थे। जनरल नियाजी ने कहा कि कमरे में सरेंडर पर साइन करवा लो, सरेंडर ही करना है तो कमरे में यहां साइन कर लेते हैं। जनरल जेकब ने कहा नहीं, साइन तो रेस कोर्स के मैदान में होगा, खुले में, पब्लिक के सामने। और जनरल नियाजी ने कहा भाई, गार्ड ऑफ ऑनर कहां से दे दें, आप कह रहे हो गार्ड ऑफ ऑनर दे दें, अफसर नहीं है हमारे पास। तो जनरल जेकब ने कहा कि ये जो आपकी सुरक्षा में खड़े हैं अफसर,
इनसे ही दिला दो गार्ड ऑफ ऑनर, ये भी तो मिलिट्री अफसर हैं। आखिर जनरल जेकब के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जनरल अरोड़ा दोपहर तक ढाका पहुंच गए और रेस कोर्स पर औपचारिक आत्मसमर्पण स्वीकार किया उन्होंने। जब तक यहिया खान यूएन का इंतजार कर रहे थे, भारतीय फौज ढाका के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। समय निकल चुका था, नियाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। दोपहर करीब 4:30 बजे, मतलब शाम करीब 4:30 बजे रेस कोर्स पर खुले मैदान में टेबल पर बैठकर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत की। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय आर्मी के उनके सामने पिस्तौल सौंपी, अपनी वर्दी से शर्मनाक तरीके से बैज उतारे। इससे ज्यादा जलील करने वाला किसी फौजी के लिए कुछ नहीं हो सकता कि उसकी वर्दी से अपने बिल्ले उतार कर दुश्मन को खुद ही उसे सौंपने पड़े। इतिहास में कभी किसी सेना की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई। और उसी शाम फिर बांग्लादेश आजाद हो गया। आसिम मुनीर को यही सब याद दिला रहे हैं फजलुर रहमान कि आप ये डींगे हाँक रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे। यहिया खान भी यही सब डींगे हाँकते थे और अगले दिन सरेंडर करके बैठी थी उनकी सेना। सौभाग्य की एक बात।